हेलो गर्ल्स, कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे हैं हमारी पहले की जो पोएम्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, कमला दास और अरुण कोलात्कर की। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गए होंगे। उनके नोट्स भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं और साथ में समझा भी दिया। एक्सप्लेनेशन वगैरह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बना रहे हो तो आप अपने नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए। ठीक है, आज हम हमारी नेक्स्ट पोएम जो है नसीम एजिकिल। ठीक है, इनकी पोएम आपके कोर्स में है, 3 पोएम है शायद, आई थिंक। देखती हूँ 1 मिनट में। इनकी आपके 2 पोएम है, एंटरप्राइज और दूसरी है आपकी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो जैसा कि हम अपनी सारी क्लासेज में हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, इन द सेम वे हम अपना नसीम एजिकल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले आप लोगों को पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ाती हूँ, और मेन जो चीज़ें हैं वो अपन नोट करते रहते हैं। ठीक है, तो नसीम एजिकल। ठीक है, चलो ओके, क्या देख रहे हैं हम सबसे पहले, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। नसीम एजिकल इज ए मेजर पोएट ऑफ इंडो एंग्लिकन पोएट्री। ठीक है, क्या है ये, इंडो एंग्लिकन पोएट्री जो है उनके माने जाने वाले एक बहुत ही अच्छे कवि है। इंडो एंग्लिकन क्या होता है, इंडो एंग्लिकन होता है INDO, इंडो बना है इंडिया से। ठीक है, और ANGLIAN एंग्लिकन बना है इंग्लिश से। जो पोएट्री हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो पोएम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी जाती है, लिखने वाले पोएट जो होते हैं उनको इंडो एंग्लिकन पोएट कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि इंडो एंग्लिकन पोएट्री जो है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी जाती है, उनमें इनका स्थान क्या है, बहुत ही मेजर स्थान है। मेजर मीन्स बहुत ही एक अच्छा इनका स्थान है। He occupies a very significant position in Indo-Anglican literature. He was born in Bombay, now Mumbai, in 1924. कहाँ पे हुआ था उनका जन्म, हम क्या देखते जा रहे हैं साथ साथ में। इंडो एंग्लिकन पोएट हैं ये। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ इनका, बॉम्बे, नाउ मुंबई, इन 1924। ठीक है, 1924 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में, जो आज जिसको हम क्या कहते हैं, मुंबई के नाम से जाना जाता है जो। ठीक है, ही गॉट हिज एजुकेशन एट एंटोनी डिसूजा हाई स्कूल। कहाँ पे हुई थी इनकी एजुकेशन, एंटोनी डिसूजा हाई स्कूल। ठीक है, जो हाईलाइट कर रही हूँ उसके ऊपर आपको फोकस डालना है और उस पर ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। विल्सन कॉलेज जो कहाँ पे है, बॉम्बे, बॉम्बे में है। एंड लेटर ऑन एट बिरबिक कॉलेज लंदन, और उसके बाद में वो कहाँ चले गए पढ़ने, लंदन में। ठीक है, उसके बाद में वो लंदन में पढ़ने चले गए। ठीक है, ही इज ए ज्यू बाई बर्थ बट इज सेटल इन बॉम्बे। वो जन्म से के थे, ईसाई धर्म से थे, और वो कहाँ पे उनका बर्थ सेटल कहाँ पे हुए, लेकिन वो बॉम्बे में ही वो सेटल हो गए, बॉम्बे में ही वो रहने लग गए। ठीक है, ही गेट्स हिज सरनेम फैमिली नेम एजिकिल। जो उनका सरनेम है उससे उन्होंने अपना नाम अपना बनाया, एजिकिल जो है। फॉर्म ए Hebrew prophet of the 6th century BC who prophesied the destruction of Jerusalem and the Jewish nation and the future restoration at the Jewish state। ठीक है, तो उनका जो एजिकल नाम है, जो किससे, ईसाई धर्म के उन चीज़ों से आया हुआ है जो मतलब उस टाइम पे, उस काल में ईसाई धर्म का जो ज़्यादा प्रचलन था, तो वहाँ से उन्होंने अपना नाम का जो सरनेम है वहाँ से उनका हुआ। ही वर्क, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के लायक भी नहीं है।
He worked as a reader in American literature and later on as professor of English at the University of Bombay. ये आप इसको नोट कर सकते हो, ये ठीक है। उन्होंने एज ए रीडर के अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर उन्होंने एक रीडर की तरह काम किया और बाद में उन्होंने प्रोफेसर किया, जॉब करी इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में, ठीक है। इंग्लिश की एक लेक्चरर के रूप में उन्होंने जॉब भी करी, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो, ये आपका हो सकता है पॉइंट की बात हो। आगे हम देख रहे हैं, हम सिर्फ मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे ज़्यादा, लेकिन मैं पढ़ा आपको पूरा ही रही हूँ। ही वाज ए विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी। लीड्स यूनिवर्सिटी में वो विजिटिंग प्रोफेसर जो होते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने काम किया। ही वाज एन इनवाइटी ऑफ द US गवर्नमेंट अंडर इट्स इंटरनेशनल विजिटर्स प्रोग्राम। इंटरनेशनल विजिटर्स का जो प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत उनको इनवाइट भी किया गया, एक तरीके से जैसे मतलब बुलाया जाता है कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों को, इस तरीके से उनको बुलाया गया है। इट वाज ए कल्चर अवार्ड विजिटर टू ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ और कल्चर अवार्ड इसमें विजिटर्स को मिले थे। ही वाज डायरेक्टर ऑफ द थिएटर यूनिटी बॉम्बे। वो एक थिएटर यूनिटी थी जो बॉम्बे में थी, उसके क्या थे, वो डायरेक्टर भी थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। ही वॉज इन इंग्लैंड फॉर 4 ईयर फ्रॉम 1948 to 1952, ठीक है। ही इज ए वेरी वाइडली ट्रेवल्ड प्रोफेसर एंड हैज बीन अबोर्ड मैनी टाइम्स ऑफ ए नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। वो एक तरीके से बहुत ही लंबे चौड़े मतलब जगह जगह अलग अलग जगह जाते थे और इस तरीके के वो राइटर थे, तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ही हैड बीन to America on a lecture tour and 3 recited his own poems at many universities, ठीक है। 3 4 बार वो कहाँ गए, लेक्चरर्स के जो वो प्रोग्राम वगैरह होते थे उनमें भी गए और उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत सारी पोएमें वहाँ पे उन्होंने लिखी। ही इंटाइल्ड मैनी लिटरेरी नॉवेलिस्ट लाइक क्विस्ट। अब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो मेन वर्क में इनके। पोइट्री ऑफ इंडिया, पोइट्री इंडिया, फिर क्या है, इम्प्रिंट, ये आप इसके वर्क में डाल सकते हो। पोइट्री पेज ऑफ द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया एंड द इंडियन PEN बॉम्बे, ठीक है। ये आप 3 4 नाम जो आप इसके वर्क्स में आप इनको याद कर सकते हो, लिख सकते हो, नोट्स बनाते हो जब आप वर्क्स में आप इनके ये नाम लिख सकते हो। हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड इन वेरी prestigious जर्नल्स लाइक एनकाउंटर, लंदन मैगजीन, द स्पेक्टेटर एंड द इंस्ट्रूमेंट वीकली ऑफ इंडिया। ये इनकी पोएम्स है, ये भी आप नोट कर सकते हो अगर आपको याद करनी हो तो। बाकी 3 4 नाम आप ले लो, वो काफ़ी है। ऐसे तो बहुत है इनकी, कितनी भी लिखते रहोगे कम पड़ती रहेंगी। तो आप मोस्टली हर राइटर के 3 या 4 जो है वो आप याद कर लो, इनके वर्क्स जो आपको अच्छे लगते हो और समझ में आते हो। ही हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ ललित कला एकेडमी। ललित कला एकेडमी के वो मेंबर भी रहे एंड द साहित्य अकेडमी के भी वो मेंबर रहे थे। इन इंग्लिश फिलोसफी poverty and poverty shared his basement room, but now he is quite well off. He is married and has 3 children. Today he enjoys great popularity as a poet who writes in English, ठीक है। तो इसमें इज ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो बुक्स आपकी छपी हैं ये बहुत पहले की छपी हुई है, तो उस टाइम पे मे भी हो सकता है कि वो जीवित थे या जिंदा थे, इसलिए ही इज लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि आज के टाइम पे आप खुद आइडिया लगा सकते हो, 1924 से लेके आज 2020 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के 100 ईयर्स के नियर बाई बात है। तो अपन इतना आइडिया लगा सकते हैं कि अब तक वो शायद जीवित नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बुक लिखी गई थी तो मान लो उस टाइम पे वो हो सकता है 80 या 70 कुछ ऐसे रहे होंगे, और आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो इनका दिखाया, ऊपर लिखा गया है 2004 में, ठीक है। इनकी डेट ऑफ जो है डेथ 2004 है, ठीक है। लेकिन ये बुक लिखी गई होगी 2004 से पहले, ठीक है, इसलिए इज लिखा गया है यहाँ पे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको वॉच करना है बस।
पास्ट टेंस में इसको बनाना है। उन्होंने शादी करी, उनके 3 बच्चे हुए। टुडे ही एंजॉय ग्रेट पॉपुलरिटी एज ए पोएट हु राइट्स इन इंग्लिश। आज वो अपनी जीवन अच्छे से बिता रहे थे। ही इंस्पायर्ड अदर इंडियन पोएट्स आल्सो टू राइट इन इंग्लिश, हैंस ही हैज नॉट only been a good poet himself but also a cause of good poetry in others। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक अच्छे कवि ही नहीं परंतु अच्छे दूसरे कवियों के वो मार्गदर्शक भी रहे हैं, अच्छे मार्गदर्शक भी वो रहे हैं। ठीक है, अब इनके हम क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल वर्क्स। ठीक है, ये वाले मेन है, आप चाहो तो वो लिख लो या फिर आप ये वाले पढ़ लो, ये वाले याद कर लो आप। ए टाइम टू चेंज एंड अदर, क्या, ए टाइम टू चेंज एंड अदर। 60 पोयम, दूसरा क्या है, 60 पोयम। इसकी ईयर साथ में ध्यान रखना आप लोगों को। द थर्ड, नेक्स्ट क्या है, द थर्ड। ओके, द अनफिनिश्ड मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, आप इसको मैं दूसरे पेन से भी मार्क कर देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी। द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, द एग्जैक्ट नेम। ठीक है, कलेक्टेड पोएम्स, कलेक्टेड पोएम्स। एक इनका है 3 प्लेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं आप लोगों को, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 3 प्लेज। हेमिन्स इन डार्कनेस, ठीक है, ट्रांसलेट फ्रॉम मराठी ऑफ इंद्रसंत, क्या नाम है, हाँ, इंद्रासंत। इंद्रासंत के द्वारा मराठी से ये ट्रांसलेट की गई है। ठीक है, लेटर डे पोएम्स विच वॉन ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड, इससे उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, हमने नसीम एजिकल के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने उनके मेन वर्क्स पढ़े हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है, मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, क्या है, इनका नाम है नसीम एजिकल। ठीक है, 1924 टू 2004। ठीक है, कब से कब तक है इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये क्या होती है, इसको बी से याद कर लो और इसको डी से याद कर लो। ठीक है, बर्थ और डेथ। ठीक है, तो 1924 में इनका बर्थ हुआ। कहाँ पे हुआ इनका बर्थ, बॉम्बे में। ठीक है, जो मुंबई कहलाता है आज के टाइम पे, जिसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किस तरीके के पोएट थे, इंडो एंग्लिकन पोएट थे। इंडो एंग्लिकन जो मैंने बताया है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी कविताएं लिखते हैं, उनको इंडो एंग्लिकन पोएट कहा जाता है। तो ये 2 चीज़ आपकी क्लियर हो गई। 1924 बॉम्बे में इनका जन्म हुआ और ये इंडो एंग्लिकन पोएट थे। ठीक है, थर्ड अपन देखते हैं इनकी एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल, विल्सन कॉलेज, यहाँ पे इनकी स्कूल में, यहाँ एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल में इनकी स्कूलिंग हुई। विल्सन कॉलेज जो बॉम्बे में है, वहाँ पे इन्होंने अपनी डिग्री ली और उसके बाद में वो कहाँ चले गए, बिरबिक कॉलेज लंदन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने लायक है। इसमें 3 जगह है, पहले स्कूल है, फिर कॉलेज है और फिर हाई स्कूल, हाई पढ़ाई के लिए, हाई कॉलेज करने के लिए वो बिरबिक कॉलेज लंदन में वो चले गए। ये आपको फिर ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद में उन्होंने कहाँ पे काम किया, अमेरिकन लिटरेचर एंड लैटिन ऑन ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में वो एक इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे हुए हैं, इंग्लिश के वो टीचर भी रहे हुए हैं। ठीक है, प्रोफेसर होते हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, लाइक जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उस हिसाब से वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हुए हैं। ठीक है, अब वो क्या थे, एक और क्या थे, क्या नाम है उनका, ये डायरेक्टर ऑफ यूनिट, थिएटर के, वो एक थिएटर के डायरेक्टर भी थे बॉम्बे में। ठीक है, इसके बाद में है, ये कुछ पोएम्स और पोएट्री हैं, वर्क्स हैं उनके जो फेमस है, आप पढ़ सकते हो। कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी उनके कुछ फेमस है वर्क्स हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन नोट करने लायक जो है वो ये है। ठीक है, मेन जो है उनमें से मैंने आपको बता दिया, ए टाइम टू चेंज एंड अदर पोएम, ये भी मेन है। तो मैं जो टिक कर रही हूँ वो आप याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। द थर्ड भी इनका इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये वाले आप इनके माइंड में सेट कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी आपकी हिंदी में भी आपका इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको ये भी आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएम। पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि पोएम में क्या है। एंटरप्राइज पोएम जो है वो किसके ऊपर बेस है, उसकी क्या है थीम, क्या है, किस तरीके की कविता है वो एक तरीके से। तो एंटरप्राइज का मीन्स क्या होता है? एंटरप्राइज का मीन्स होता है एक ऐसी यात्रा, मतलब कि जिसमें हम कहीं किसी स्थान की खोज में निकले हुए हैं, कि एक जैसे एक कुछ जैसे बोलते हैं ना कि कोई सत्य की खोज में निकला है, तो एक ऐसी तरीके की यात्रा का वर्णन है इसके अंदर, जिसमें कुछ लोग ग्रुप बना के एक किसी यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं पे वो लोग जा रहे हैं, और उनमें से उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं और कैसे मतलब अपने आप को वो साथ में लेके चल रहे हैं, उनके क्या मतभेद हो रहे हैं, इस तरीके की उस यात्रा का पूरा इसमें वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊँ आपको ये, ठीक है। क्या है? एंटरप्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स ऑफ नसीम एजिकल। नसीम एजिकल की एंटरप्राइज जो है बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कविता है। लिरिक्स मीन्स होती है कविता या काव्य जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड इन अनफिनिश्ड मैन। मैंने अभी बताया था ना आपको, इधर मोस्ट पॉपुलर बताया था ना, द अनफिनिश्ड मैन। ये वाला जो मैंने आपको बताया था द अनफिनिश्ड मैन 1960 में जो द अनफिनिश्ड मैन लिखी गई थी, इनकी वर्क जो लिखा गया था, ये एक पोयम उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये पोयम कहाँ से ली गई है? उनके बड़ा जो उनका संग्रह है, काव्य संग्रह, उसमें से ये पोयम ली गई है, और 1960 में, इन 1960 द अनफिनिश्ड मैन इन 1960, ठीक है। इसमें क्या है? ए सिचुएशन इज एग्जामिन्ड विथ आयरोनिक डिटैचमेंट इन द होप दैट इट वुड ऑफर रिलीज। दिस सेल्डम हैपन्स बट मैन persist इन द एक्सरसाइज। क्या कहा जा रहा है कि इसके एक ऐसी सिचुएशन बनाई गई है, एक ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है आयरोनिक तरीके से, कि कुछ जैसे पुजारी लोग या मैन जो है, मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों की कुछ कुछ एक ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो मतलब कि उनके जो किस तरीके से वो डिटैचमेंट है और किस तरीके से वो अपनी परीक्षाओं से होके गुजर रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान की तरफ वो जा रहे हैं। उनके रास्ते में मतलब किस तरीके की बाधाएं आ रही है और क्या क्या चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, एक तरीके से वो एग्जाम की तरह देख के आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। क्या है आगे? क्या बोलते हैं? नसीम एजिकल है सेड, scores of my poems are obviously written for personal therapeutic purpose. The poem enterprise is one such example। जो बोल रहे हैं कि मेरी जो पोएम जो लिखता हूँ मैं, मेरी पोएमों को लिखने का जो पर्पज है और मतलब मेन जो उनका मोटो है वो किस तरीके का होता है? पर्सनल या थेरेपिक पर्पज होता है उनका, ठीक है। और एंटरप्राइज भी एक इसी तरीके की पोएम है जो इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है। थेरेपेटिक मीन्स समथिंग हैविंग हीलिंग पावर। हीलिंग पावर्स होता है किसी चीज को शांत करना, मतलब कोई अपने अंदर कुछ ऐसा, कभी कभी गुस्सा आ जाता है बहुत तेज, हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोच नहीं पाते सही तरीके से, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो एक हीलिंग पावर होती है बॉडी के अंदर, जिससे हम अपने आप को हील करते हैं। हील मीन्स कि अपने आप को शांत करते हैं और एक सही दिशा में अपने आप को मतलब डेडिकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। So thus Agical's poems enterprise serves the cathartic purpose. It generalizes his own feelings of frustration, loss and deprivation और इन द वर्ल्ड। देखो वही बातें आ गई ना, तो ये भी पोएम एक ऐसी पोएम है जो जैसे डिप्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, जो ऐसी फीलिंग आती है, कुछ खो जाने की फीलिंग, जैसे कई बार होता है नेगेटिव फीलिंग्स आती है अंदर मन के अंदर, ठीक है। तो ऐसी
फीलिंग्स को हम उनको किस तरीके से हम उनको अपनी लाइफ से निकालें और किस तरीके से हम उनसे लड़ पाएँ और हम आगे मोटिवेट हो पाएँ। तो उस तरीके की ये पोएम है कि उसमें ये चीज़ें दिखाई गई है कि जिंदगी और दुनिया के अंदर जो उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं उनसे हमें कैसे फेस करना है, उनसे हमें कैसे निकलना है और हम कैसे आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, देन ही विडन्स द स्कोप्स एंड सेज दैट सच फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर्स आर कॉमनली एक्सपीरियंस्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी पर्सन। क्या कह रहे हैं कि जो इस तरीके की जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो चिंताएं होती है, जो हमें कुछ खोने की चिंता होती है, हारने की चिंता होती है, जो हमारी इस तरीके की जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं, वो कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी एक की लाइफ में चलती हैं। वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो हर इंसान की ज़िंदगी में है। यहाँ पे दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरीके का चलता ही रहता है। तो ठीक है, तो उनका यही कहना है कि तो इस तरीके की चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे अपनी लाइफ को मतलब पुट ऑन करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे हम पढ़ रहे हैं इसी में इसकी समरी ऑफ द पोएम। ठीक है, तो चलो समरी ऑफ द पोएम थोड़ा बड़ा है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी समरी ऑफ द पोएम। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द पोएम में आपको क्या समझ में आया कि ये किस तरीके की पोएम है। ये मतलब जिंदगी के उतार चढ़ावों से और कि हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम कुछ हमारे लाइफ में कुछ टेंशन या कुछ चल रही होती है, तो उस टाइम पे हमें ऐसे लगता है कि हम ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारी लाइफ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं होता। ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है वो आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट हो सकती है मे बी, तो आपको ना समझ में आए तो मैं आपको समझा देती हूँ हिंदी में भी। इसका क्या कहा जा रहा है कि नसीम एजिकल की सर्वाधिक लोकप्रिय गेय कविता है। ये 1960 में द अनफिनिश्ड मैन शीर्षक से काव्य से संकलन में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इस स्थिति में व्यंग्यात्मक विरक्ता से परीक्षा ली गई है। किस तरीके से आयरनी क्या होती है कि एक मजाक और एक हंसी में किसी चीज़ को हम समझाते हैं किसी को और वो चीज़ समझ में आ जाती है, तो उस तरीके की ये कविता बनाई हुई है। ठीक है, इस आशा के साथ कि इससे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा विरल ही होता है, परंतु मनुष्य इस प्रयोग में संलग्न रहता है कि मनुष्य को ऐसा लगता है जैसे कि हमें कोई चीज़ हमें पाने की हमारी इच्छा होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती और हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, उन्हीं में हम लगे रहते हैं। ठीक है, एजिकियल ने लिखा है, मेरी 20 कविताएं स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत उपचार संबंधी उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, यह कविता भी एक ऐसा ही उदाहरण है। थेरेपेटिक का अंत उस वस्तु से होता है जिसमें स्वस्थ देने की शक्ति होती है। मैंने जो कहा था ना, हीलिंग पावर जो होता है कि किसी को स्वस्थ बनाना, किसी को सही बना देना। ठीक है, किसी के अंदर कोई चिंता है, कोई बीमारी है, कुछ और है, तो उसमें एक बॉडी में एक अलग पावर होती है जिसको बोलते हैं मोटिवेशन पावर। ठीक है, उस चीज़ से हम उसको हील कर लेते हैं। हील मीन्स कि हम उसको ख़त्म कर लेते हैं। इस प्रकार से एंटरप्राइज कविता का भी एक ही चिकित्सीय उद्देश्य है। ठीक है, तो इस कविता का भी क्या है, एक ही उद्देश्य, एकमात्र एम इसका ये है, कवि इस संसार में व्याप्त अपने श्रव्य की नैराश्य, हानि तथा वंचन की भावनाओं को सामान्य रूप से प्रस्तुत करता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ में जो तकलीफें, दुख और ये सब चीज़ें हैं, वैसे ही कवि की ज़िंदगी में भी ये सब चीज़ें हैं और वो प्रकट कर रहा है, वो सबको बता रहा है कि मेरी लाइफ में इस तरीके की परेशानियां हैं। तो कोई वो स्पेशल नहीं है कि उसी की लाइफ में है। वो ये कहना चाह रहा है कि ये चीज़ें हर व्यक्ति के लाइफ में होती है, हर इंसान की ज़िंदगी में ये ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं। हर इंसान की लाइफ में हानि होती है, मतलब लॉस होता है। कभी बिजनेस का लॉस हो गया, किसी की डेथ हो गई तो इंसान का लॉस हो गया, कभी स्टडी में लॉस हो गया, फेल हो गए तो हम लॉस लॉस होता रहता है लाइफ में, कहने का मतलब है।
लेकिन हमें उन चीज़ों से बंधना नहीं चाहिए, हमें उन चीज़ों को हील करना, हील मीन्स कि अपने आप को उस चीज़ों से निकालना होता है, निकाल के हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, सामान्य रूप से प्रस्तुत करता है, तब वह इस क्षेत्र को विस्तृत बना देता है और कहता है कि ऐसी निराशा की भावनाओं तथा असफलताओं का करीब करीब प्रत्येक व्यक्ति तथा साधारणतः अनुभव किया जाता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके की जो भावनाएं होती है और इस तरीके की जो निराशाएं होती हैं, तो वो यही कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि एक यात्रा इसमें जो दिखाई गई है वो रियल में एक ऐसी यात्रा नहीं है, ये एक इमेजिनरी यात्रा बनाई गई, एंटरप्राइज। जैसे मान लो कि अपने जीवन की यात्रा है। ठीक है, हम जन्म रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हम बूढ़े होंगे और हम मर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जन्म से लेके मरने तक की एक जो यात्रा है उसमें कितनी चीज़ें ऐसी आती है कि ऊपर नीचे अप्स डाउन उसमें चलते रहते हैं। तो ये जो एंटरप्राइज कविता जो उन्होंने लिखी है, सेम टारगेट करके उन्होंने लिखी है कि इस यात्रा में भी कुछ लोग एक जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि हम कुछ लोग एक जीवन की यात्रा में चल रहे हैं। ठीक है, कुछ दूरी तक हम निकल के आ चुके हैं, अभी और बाकी है यात्राएं। तो इनमें जो उतार चढ़ाव आ रहा है उनको हम साथ साथ में सॉल्व करके लेके चलते हैं, उनको हम अपने ज़िंदगी में बांधते नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है इसकी जो लैंग्वेज है, क्या 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 कहना चाह रहे हैं पोएट इसके अंदर। पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी के उतार चढ़ाव, फ्रस्ट्रेशन जो है, लॉस है, डिप्रेशन है, और जो डर है जो किसी चीज़ को ना होने का, उन चीज़ों को हमें पार करना चाहिए, उन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक हमारे जीवन में ही नहीं है, वो हर प्रत्येक इंसान के जीवन में। और हमें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि सबकी लाइफ में चेंज होता है, सबकी लाइफ में एक टाइम के बाद में नया चेंज आ जाता है। तो उसी तरीके से ये कविता है। तो हम जब समरी पढ़ेंगे इसकी, तो समरी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कवि इस कहानी में इस कविता के अंदर, इस पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी समरी पढ़ेंगे और समरी में इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, फिर आपको सही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपकी समरी से स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू।